जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग पशुपालन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, अभी एकदम से गारंटी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको जो है लास्ट तक देखना है। मेरी बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार परीक्षा में आया था। ठीक है, तो अंबिका नगर राजस्थान में, यानी कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, अंबिका नगर राजस्थान में। अब दोस्तों जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची नस्ल है भेड़ की। ठीक है, तो भेड़ में सबसे ऊंची नस्ल किसकी है, नेल्लौर। नेल्लौर भेड़ की जो नस्ल है सबसे ऊंची मानी जाती है। ठीक है, और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की संकर नस्ल है हिसार डेल। तो हिसार डेल जो भेड़ की संकर नस्ल है वो किसके क्रॉस से है, तो मेरिनो भेड़ गुड़े जो है बीकानेरी भेड़। यानी कि जो मेरिनो भेड़ है वो हमारा क्या है, मेल है, सॉरी मादा है, सॉरी जो है नर है, और बीकानेरी भेड़ जो है फीमेल, यानी कि क्या है, मादा है। ठीक है, तो उसके क्रॉस से क्या बना है, हिसार डेल बना है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ऊन के प्रकार। तो ऊन देखिए यहाँ पे जो है दो प्रकार के ऊन हैं जो मुख्यतः क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे पश्मीना हो गया। ठीक है, तो पश्मीना किससे प्राप्त होता है, काश्मीरी बकरी से। अब दोस्तों इसको जो है चेगू भी कहा जाता है। ठीक है, चेगू, इसको चेगू भी कहा जाता है, और ये किससे प्राप्त होता है, काश्मीरी बकरी से। और दोस्तों मोहेर जो है अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है, और 1.5 केजी जो है प्रतिवर्ष मिलता है, यानी कि एक साल में जो है 1.5 केजी लगभग मिल जाता है। दोस्तों ये सामान्य जो है ऊन से अधिक महंगा बिकता है, इसलिए इसकी जो है वैल्यू अधिक है। अब दोस्तों भेड़ का गर्भकाल, तो भेड़ का गर्भकाल कितना होता है दोस्तों, 155 दिन। ठीक है, भेड़ का कितना होता है, 155 दिन। बकरी का जो है 145 से 150 माना जाता है लगभग। ठीक है, तो ये है बकरी का, और भेड़ का 155 दिन होता है। गाय का 282 होता है, भैंस का 310 होता है। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का पूँछ काटना। तो भेड़ का पूँछ काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। अब दोस्तों भेड़ का पूँछ क्यों काटा जाता है यह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भेड़ के पूँछ पे जो होते हैं वो परजीवी रहते हैं। ठीक है, परजीवी चिपक जाते हैं, और जब भेड़ पूँछ जो है शरीर पर मारती है तो उससे क्या होता है दोस्तों, परजीवी शरीर पर चले जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इसलिए भेड़ का जो है पूँछ काट दिया जाता है, और भेड़ को जो है परजीवी का म्यूजियम भी कहा जाता है। ठीक है, परजीवी का म्यूजियम भी किसको कहा जाता है, भेड़ को कहा जाता है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का मध्य चक्र। ठीक है, तो भेड़ का मध्य चक्र जो है दोस्तों लगभग बकरी के समान होता है, 18 से 20 दिन। ठीक है, तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसबडिंग। तो देखिए डिसबडिंग का क्या मतलब होता है, सींग को ना जमने देना। ठीक है, जब सींग रोधन का कार्य किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिसबडिंग। डिस मतलब जमने ना देना, और बडिंग मतलब सींग। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में पाले जाने वाली बकरी। तो शहरों में पाले जाने वाली बकरी जो है बर्बरी बकरी है। ठीक है, ये बकरी जो है एक स्थान पर आराम से बैठी रहती है, इसलिए शहरों में ये आराम से पाली जाती है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय बकरी नस्ल। तो बहुउद्देशीय बकरी की नस्ल जो कौन सी है, जमुना पारी है। ठीक है, जमुना पारी जो है बहुउद्देशीय बकरी की नस्ल है, और इसके जो मुख्य लक्षण क्या हैं, तो ठीक है इसका जो मुख्य लक्षण है वो इसका कान है, लटकता हुआ कान। ठीक है, जो लगभग कितने इंच का होता है, 9 इंच का। सबसे लंबा कान जो है जमुना पारी बकरी का होता है। ठीक है, और इसका कान जो है लटकता रहता है, और कितने इंच का होता है, 9 इंच का होता है। ठीक है, और ये एक बहुउद्देशीय बकरी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी। तो सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी में कौन है, सानेन। ठीक है, बकरियों में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, सानेन है, और इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की सबसे बड़ी व भारी नस्ल है। तो बकरी की जो सबसे बड़ी व भारी नस्ल कौन सी है दोस्तों, एग्लो न्यूबियन है। ठीक है, कौन सी है, एग्लो न्यूबियन, और इसका जो वज़न कितना होता है, लगभग 80 केजी होता है। ठीक है, लगभग 80 किलोग्राम की जो है एग्लो न्यूबियन बकरी होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की दुकाजी नस्ल है। तो मैंने पहले ही बता दिया, जमुना पारी। ठीक है, अब दोस्तों उत्तर प्रदेश भेड़ की नस्ल है। दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी नस्ल है उत्तर प्रदेश की। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना दूध स्वयं पी जाने वाली गायों की आदत सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कुछ गाय होती हैं जो अपना दूध स्वयं पी जाती हैं। ठीक है, मुंह पीछे करके अपना दूध स्वयं पी लेती हैं, तो उन्हें दोस्तों क्या करते हैं, नेक क्रेडलेट नाम का एक जो आता है मुंह पर पहना दिया जाता है। ठीक है, तो किसको, नेक क्रेडलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेक क्रेडलेट। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाद्य पदार्थ को पशु के दोहन कार्य से पहले नहीं खिलाना चाहिए।
तो जो साइलेज होता है इसको नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि साइलेज में जो है दुर्गंध बहुत तीव्र रहता है। ठीक है, साइलेज में जो है दुर्गंध बहुत तीव्र रहता है, जिससे उसका असर जो है दूध पर भी हो जाता है। इसलिए दूध दोहन से पहले साइलेज जो है पशुओं को नहीं खिलाया जाता है। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 3 माह के बछड़ों के लिए प्रति बछड़ा, तो जो 3 माह तक के बछड़े होते हैं उनको कितना स्थान चाहिए होता है? 8 वर्ग फीट जो क्षेत्रफल की है आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 से 3 माह के बछड़ों के लिए प्रति बछड़ा कितना? 8 वर्ग क्षेत्रफल की जो है आवश्यकता होती है। अब देखिए 2 से 3 माह से 6 माह की उम्र के बच्चों का फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि 3 माह से 6 माह के बीच के जो होते हैं उनके लिए कितना होता है? 25 वर्ग फीट का जो है क्षेत्रफल होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का जेर ब्याने के बाद कितने समय गिर जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ये जो है बुक में जो है 4 से 6 घंटे दिया है। गाय का जेर ब्याने के बाद 4 से 6 घंटे में गिर जाना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि जो है ज़्यादातर बुक में 2 से 4 घंटा दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा सही है अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 से 4 घंटा जो है सही माना जाता है, क्योंकि 2 से 4 घंटे में जो सामान्य पशु है अपना जेर गिरा देती है। ठीक है, और 4 से 6 है जो असामान्य स्थिति मानी जाती है, जब पशु जेर नहीं गिराती है। ठीक है, 4 से 6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वैसे सामान्यतः 2 से 4 घंटे जो है ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है। तो दोस्तों ये जो है डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन कितना होता है? 10 से 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष एक्चुअल जो है बुक में दिया रहता है, कहीं कहीं पे आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, कुछ पशु जो है कम उत्पादक करते हैं, कुछ पशु 12 वर्ष तक करते हैं, कुछ पशु 10 वर्ष तक करते हैं, इसलिए जो है 12 वर्ष आप लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, 10 से 12 वर्ष जो है माना जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय को ब्याने के कितने दिन बाद गाभिन कराएं? ठीक है, अब दोस्तों कुछ गाय होती हैं जो ब्याने के 60 दिन बाद गाभिन हो जाती हैं। ठीक है, गर्म हो जाती हैं तो उन्हें गाभिन करा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों बहुत सी गायों में इतना नहीं होता। ठीक है, लगभग एक जो है 8 से 9 माह के बाद जो है उन्हें गाभिन कराया जाता है। ठीक है, 60 दिन जो है बहुत कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि उसमें ऋतुमयी होने के लक्षण दिख रहे हैं तो आप उसको 60 दिन के बाद गाभिन करा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़े के बीज संक्रमण को क्या कहते हैं? तो बीज संक्रमण मतलब स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बधियाकरण। ठीक है, बधियाकरण में क्या होता है दोस्तों? स्पर्मेटिकोड और शुक्रवाहिनी जो होती हैं उनको जो है तोड़ दिया जाता है। ठीक है, उनका संपर्क तोड़ दिया जाता है, जिससे वृषण को जो है भोजन और ऑक्सीजन जो है मिलना बंद हो जाता है, इससे वृषण सूख जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बधियाकरण या बीज संक्रमण या स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, तीनों को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की ऋतुकाल अवधि है। तो गाय की ऋतुकाल अवधि कितनी है दोस्तों? 12 से 24 घंटे। ठीक है, और भैंस की कितनी है? 18 से 36। गाय की कितनी है? 12 से 24 घंटे दोस्तों, और भैंस की कितनी है? 18 से 36। अब दोस्तों बकरी की जो है, बकरी का भी जो है 36 घंटे माना जाता है। ठीक है, बकरी का भी कितना माना जाता है? 36 घंटे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो दोस्तों गाय के शरीर का तापक्रम 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने लगभग हर वीडियो में बताया। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर जो वो वीडियो देखा है और नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों गाय के 2 ब्यातों के मध्य 15 माह से अधिक का समय होना क्या है दोस्तों? तो अनार्थिक है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से जो है ख़राब है। ठीक है, क्योंकि गाय में जो है उनका ब्याज जो है 360 दिन का ब्यात होता है। ठीक है, अच्छा ब्याज जो है 360 दिन का माना जाता है। तो दोस्तों 15 माह जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 1 साल और 3 माह तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अनार्थिक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बछड़े का उसके शरीर के भार का 1/10 शारीरिक भार का भाग दूध यानी पिलाना चाहिए। दोस्तों जब पशु बच्चा देती है तो जो उसके शरीर से निकलता है दोस्तों 10 दिन तक, वो क्या होता है? खीस होता है। ठीक है, तो उसका कितना शरीर भार का 1/10 पिलाना चाहिए, यानी कि जो है बछड़ा दोस्तों 100 किलोग्राम का है तो उसे 1 किलोग्राम जो है खीस पिलाया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बछड़े का नाभि काल सूखने तक उस पर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। तो दोस्तों नवजात बछड़ा जो होता है उसका जो नाभि होता है उस पर क्या लगाना चाहिए? टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवंश में बछड़े को बधिया करने की 1.5 से 2 वर्ष आयु होती है। ठीक है, जो बधियाकरण का समय होता है वो कितना होता है? 1.5 से 2 वर्ष जो है माना जाता है। ठीक है, 1.5 से 2 वर्ष से पहले बधिया नहीं करना चाहिए पशुओं को। ठीक है, क्योंकि उनमें जो सहने की क्षमता बहुत कम होती है, जो छोटे पशु होते हैं, इसलिए 1.5 से 2 वर्ष जो है सही समय माना जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सींग रोधन के लिए पोल्ट्री हॉर्नर रसायन का प्रयोग करते हैं। तो जो बच्चे होते हैं दोस्तों, जो कम उम्र के होते हैं, उनमें सींग रोधन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पोल्ट्री हॉर्नर का रसायन का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों KOH का भी प्रयोग होने लगा है। ठीक है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है कास्टिक पोटास, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पॉल डी हॉर्नर लिखें, आप कास्टिक पोटास भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉल डी हॉर्नर बुक में दिया है तो आप इसको लिखना जरूर, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभि रज्जु काटने के बाद प्रयुक्त दवा, तो टिंचर आयोडीन जो है प्रयोग की जाती है नाभि रज्जु काटने के बाद। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युती रोधन में तापक्रम जो है दोस्तों, जो विद्युती सिंगरोधक यंत्र होता है उसका तापक्रम कितना होता है, 540 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ठीक है। और इसे जो सिंक के स्थान पर 8 से 10 सेकंड के लिए रखते हैं, ताकि जो कोशिका वहाँ की है मर जाए, ठीक है। कोशिकाएं जब मर जाएंगी तो सिंक वहाँ से नहीं निकलेगा। अब 8 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है, और तापक्रम भी 540 डिग्री सेल्सियस रखना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा किया तो जो वहाँ पे पशु के सिंक के स्थान पर घाव हो जाएगा, और जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो होने की संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों जो सिंग रोधन का समय होता है वो सर्दी में करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि पशु दोस्तों यदि जब बच्चा देती है तो उसके 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद कर दिया जाता है। वैसे जो सर्दी का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय जो संक्रमण का जो है खतरा कम रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधियाकरण हेतु बर्डिजो कैस्ट्रेटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों बधियाकरण हेतु जो बर्डिजो कैस्ट्रेटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आप इलस्ट्रेटर का भी कर सकते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटर भी जो है अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये रबड़ का एक छल्ला होता है दोस्तों, इससे जो पशु को कम दर्द होता है, बस यही इसकी खराबी है कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है इलस्ट्रेटर में, इसलिए बर्डिजो कैस्ट्रेटर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसबंदीकरण में कौन सी नस काटी जाती है। तो दोस्तों नसबंदीकरण में जो है शुक्रवाहिनी काटी जाती है, ठीक है। शुक्रवाहिनी क्या करती है, पेनिस तक जो है शुक्राणु ले जाने का कार्य करती है। और दोस्तों बधियाकरण में जो है स्पर्मेटिक कोड एक होता है, ठीक है। ये भोजन और ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। और शुक्रवाहिनी, स्पर्मेटिक कोड और शुक्रवाहिनी दोनों को बधियाकरण में जो है काट दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांथी पशुओं के पेट में कौन से भाग में विकरों द्वारा पाचन होता है। तो जो है एंजाइम्स के द्वारा किस भाग में जो है पाचन होता है, तो वो कौन सा है, चतुर्थ भाग एबोमेजम, ठीक है। अब दोस्तों अमाशय के जो 4 भाग होते हैं, रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेजम होता है, एबोमेजम होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स के द्वारा जो है एबोमेजम में पाचन होता है, चतुर्थ भाग में। दोस्तों एंजाइम्स को जो है हिंदी में बिकर बोला जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खली दुधारू पशुओं के लिए सर्वोत्तम रहती है। तो दोस्तों बिनौला की खली जो है पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और पशुओं को खिलाने के लिए जो है मूंगफली की खली या फिर दोस्तों अलसी की खली, ठीक है। मूंगफली अलसी की खली जो है सर्वोत्तम मानी जाती है। और दुधारू पशुओं के लिए दोस्तों कौन सी खली होती है, बिनौला की खली होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीले चारे में पानी की मात्रा होती है। तो दोस्तों जो रसीला चारा होता है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है, 70 से 80% होती है। और रसीले चारे में दोस्तों जो है शुष्क पदार्थ, यदि आपसे शुष्क पदार्थ पूछे तो कितना होता है दोस्तों, 20 से 30 होता है, ठीक है। शुष्क पदार्थ कितना होता है, 20 से 30। और रसीले चारे में पानी की मात्रा कितनी होती है, 70 से 80% होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा परीक्षण के लिए यहाँ पे दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि है। तो दोस्तों दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, पूर्ण हस्त विधि। और सबसे बेकार विधि कौन सी है, ठीक है। यानी कि सबसे दोषपूर्ण रहित जो दोषपूर्ण विधि है वो कौन सी दोस्तों, वो है नकलिंग मेथड, ठीक है। नकलिंग मेथड यानी कि जो अंगूठे को टेढ़ा करके दोस्तों थन को बीच में दबा कर दुहा जाता है, वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नकलिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। अंगूठा विधि जो है ये सबसे बेकार मानी जाती है, क्योंकि इसमें पशु के जो थन है उस पर गांठें पड़ जाती हैं। इसलिए सबसे अच्छी विधि पूर्णहस्त विधि, और सबसे बेकार विधि नकलिंग या अंगूठा विधि, ठीक है। नकलिंग मेथड या अंगूठा विधि जो है सबसे बेकार मानी जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा परीक्षण के लिए ब्यूटायरोमीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वसा परीक्षण के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटायरोमीटर का। और दोस्तों जो दूध में पानी का प्रतिशत या दूध में पानी का अपमिश्रण ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध में पानी का अपमिश्रण ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर। और दूध में वसा परीक्षण के लिए जो है ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में वसा 7.5% होती है, ठीक है। तो भैंस के दूध में वसा कितनी होती है, लगभग 7.5%। और गाय में दोस्तों जो है 4% मानी जाती है, ठीक है। गाय में कितनी मानी जाती है, 4%। और दोस्तों भैंस में एक भदावरी नाम की प्रजाति होती है, ठीक है, भदावरी। अब दोस्तों इसका कितना होता है, तो इसका जो होता है 13% होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पांसुरना किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो
पशु का दुग्ध दोहन से पहले जो है बच्चे को छोड़ा जाता है, तो 1-2 मिनट के लिए जो है पशु को जो है उत्तेजन की क्रिया करती है जो उसका बछड़ा होता है, जिससे क्या है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव होने लगता है और दूध उतरने लगता है। तो वही क्या है हमारा दोस्तों पशुपान सुरना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध दोहन किसे कहते हैं। देखिए दुधारू पशुओं के आयन में उत्सर्जित, ठीक है, दुधारू पशुओं के आयन में उत्सर्जित एवं एकत्रित दूध को थनों से बाहर निकलने की क्रिया को दुग्ध दोहन कहा जाता है या दूध निकालना कहलाता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध स्थगन किसे कहते हैं। तो देखिए दुग्ध स्थगन का मतलब होता है अचानक से पशु के थन में जो है दूध रुक जाना, ठीक है, तो यही हमारा क्या है दुग्ध स्थगन है। अब देखिए जब क्या होता है पशु डर जाता है, ठीक है, और यानी कि भड़क जाता है, तो उसके जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से जो है एपिनेफ्रिन नामक एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, एपिनेफ्रिन नामक एक हार्मोन निकलता है, जिससे क्या है दूध का थनों की तरफ बहाव रुक जाता है। इस अवस्था को दुग्ध स्थगन कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल गिराने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो दोस्तों बैल गिराने की सबसे अच्छी विधि है परिवर्तित रियूप्स विधि, ठीक है, परिवर्तित रियूप्स विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ज्वर में गाय के शरीर का ताप होता है। तो दोस्तों दुग्ध ज्वर में जो गाय के शरीर का ताप होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और सामान्य से जो है 101.5 डिग्री जो है रहता है। सामान्य में 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो गाय का तापमान रहता है और कम होकर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। दुग्ध ज्वर जो है रक्त में कैल्शियम की कमी और पैराथार्मोन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन हो गया, पशु गिराने की सबसे अच्छी विधि, तो परिवर्तित रियूप्स विधि जो है यहाँ पे रिफ्यूज लिखा है, परिवर्तित रियूप्स विधि जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।